शुरू होने जा रहा है देश का सबसे बड़ा मुकदमा, आपकी अदालत, रजत शर्मा के साथ। नमस्कार, आपकी अदालत में आपका स्वागत है। आपकी अदालत में आज पेश करेंगे एक ऐसी शख्सियत को जो बड़े लोकप्रिय सिंगर हैं, एक्टर हैं, क्रिकेटर रह चुके हैं और आज राजनीति की दुनिया में हैं। भारतीय जनता पार्टी के ऐसे नेता हैं जिन पर आजकल पूरी जनता का फोकस है। प्लीज वेलकम एक्टर, सिंगर, लीडर मनोज तिवारी। और आज के इस खास शो के लिए हमारी जज हैं जानी मानी पत्रकार आरती जयराथ। और इससे पहले कि आपकी अदालत में आज का मुकदमा शुरू करें, इल्जामात का सिलसिला शुरू करें, आज की जज आरती जयराथ की इजाजत चाहेंगे आज की कार्रवाई शुरू करने के लिए। कार्रवाई शुरू की जाए। और पहला इल्जाम लगे मनोज तिवारी पर। इससे पहले एक नजर मनोज तिवारी के करियर पर। आजकल मनोज तिवारी चर्चा में हैं। बीजेपी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष के रूप में मनोज तिवारी पूर्वी दिल्ली से लोकसभा के लिए चुने गए। कई साल तक मनोज तिवारी बीजेपी के स्टार प्रचारक रहे। राजनीति के अलावा मनोज तिवारी की एक और पहचान है भोजपुरी फिल्मों के सुपरहिट हीरो के तौर पर। मनोज तिवारी को भोजपुरी की ससुरा बड़ा पैसे वाला, दारोगा बाबू और दामाद जी जैसी फिल्मों के लिए याद किया जाता है। मनोज तिवारी भोजपुरी के एक लोकप्रिय गायक। मनोज तिवारी ने करगिल वॉर, बेटी बचाओ और भ्रष्टाचार के मुद्दों पर गाने लिखे और गाए हैं। मूलतः बिहार के रहने वाले मनोज तिवारी का जन्म वाराणसी के सरकारी अस्पताल में हुआ। मनोज तिवारी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट हैं। गोरखपुर से चुनाव लड़ चुके हैं और अब इन पर दिल्ली में बीजेपी का संगठन संभालने की जिम्मेदारी है। तो आइए मुकदमा शुरू करते हैं। आपकी अदालत में पहला इल्जाम भारतीय जनता पार्टी के नेता मनोज तिवारी पर। आपकी अदालत में बीजेपी के लीडर मनोज तिवारी पर आरोप है कि ये बार बार अपना रूप बदलते हैं। अब देखिए, हमने आपके इंट्रोडक्शन में देखा आप सिंगर हैं, एक्टर हैं, क्रिकेटर हैं, सॉन्ग राइटर हैं और अब बीजेपी के नेता हैं। लेकिन असलियत में तो मैंने सुना कि आप फिजिकल एजुकेशन के टीचर, पीटी मास्टर बनना चाहते थे। हाँ, मैं रजत जी में बीपीएड एमपीएड हूँ, बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन। मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय से मेरी पढ़ाई, चूँकि मैं खिलाड़ी रहा हूँ तो मेरी जो ट्रेन टीचर हूँ मैं, नौकरी नहीं मिली। ओह तो फिर आपने क्रिकेटर बनने की भी कोशिश की थी? हाँ, जैसे देश का हर लोग किसी न किसी गेम में होता है, मैं भी था उसमें। और मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय का कैप्टन भी हुआ। तो इस नाते महेंद्र सिंह धोनी से आपकी दोस्ती थी? हाँ, महेंद्र सिंह धोनी काफ़ी समय से हम लोग संपर्क में रहते हैं और जब वो क्रिकेट में उभर रहे थे तब से हम साथ में हैं और आज भी उसके साथ। देखिए वो क्रिकेट में कहाँ निकल गए, आप कहाँ रह गए? अब अपनी अपनी किस्मत। वो तो मुझे खुशी होता है कि कोई अपने साथ रहने वाला व्यक्ति अगर इतना बड़ा हो जाए तो एक दिन उसको देखने में हमको लगे कि हम गिर जाएंगे तो हमें अच्छा लगता है हमारा साथी आगे बढ़े। लेकिन ये पीटी मास्टर बनते बनते, क्रिकेटर बनते बनते ये गाना कहाँ से आ गया बीच में? अब मेरे बाबूजी सिंगर थे। मेरे पिताजी गांव में किसान थे और पहलवान भी थे और वो शास्त्रीय संगीत गायक भी थे। बनारस घराने से बड़े रामदास जी के शिष्य थे। तो हम लोगों को पता नहीं बाबूजी कब गांव से, मेरा गांव जहाँ है बिहार में, वहाँ से बनारस 70 किलोमीटर है।
तो बाबूजी कब जाते थे, कब संगीत सीख के आते थे, ये हमको जानकारी नहीं। बस ये मालूम है कि मैं बाबूजी के मुझे अपने पेट पे सुला लेते थे, मेरे पीठ पे थपकी देते थे और मैं गायक बन गया, मैं संगीतकार बन गया। आप कह रहे हैं कि बिना फॉर्मली पारंपरिक तरीके से गाना सीखे आप सिंगर बन गए? नहीं, मैं सीखा ना, मैं सीखा नहीं, मुझे सिखाया गया। वो मेरे बाबूजी के जो शिष्य थे वो बार बार मुझे बोलते थे तुम गाना गाओगे, तुम गाना गाओगे। हम के भैया हमारा एकरा में इंटरेस्ट नहीं खे, तो काहे हमरा के परेशान करता रहो। तो वो मेरे गांव से उनका गांव करीब 4 किलोमीटर है, और जब मैं गांव में आता था शनिवार रविवार, मैं अपने गांव से जब मैं 5 साल का था तभी मेरा गांव छूट गया। पहले मैं भैया के ससुराल में जाके डालमिया नगर में पढ़ता लिखता था। मेरा पूरा जीवन ऐसे ही परिव्राजक की स्थिति में रहा है। तो जब हम गांव जाते थे तो मैं सो के जब उठता था तो मेरे कामतानाथ तिवारी नाम है, अभी भी वो गांव में खेती करते हैं, भैंसों की रखवाली करते हैं। उनको मैंने बहुत कोशिश की, मैं आज चाहूँ तो उनको कहीं भी ले जा सकता हूँ, लेकिन वो कहते हैं मुझे गांव प्यारा है, मैं कहीं नहीं जाना चाहता। तो ये आपको कब एहसास हुआ कि आप गाना गा सकते हैं, सिंगर बन सकते हैं, उससे थोड़ी बहुत कमाई भी कर सकते हैं? हाँ, ये मुझे तब हुआ जब मेरे पिताजी नहीं रहे। तो मेरे पिताजी नहीं रहे तो तेरही में बहुत सारे लोग आए थे, उनके शिष्य लोग थे। तो एक हारमोनियम छूट गई थी वहीं पे, तो पता नहीं क्या आया। मैं उनके बाद में रोज़ हारमोनियम में थोड़ा थोड़ा करता था, थोड़ा थोड़ा करता था। तो एक दिन एक धुन निकल गया, और वो धुन था कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया। तो निकल गया, और पता नहीं वो हारमोनियम में निकला, मेरे सुर में आया, फिर वो एक दिशा बन गई। तो मैं सोचा कि शायद इसमें बाबूजी के तेरही के 2 महीने बाद गांव में एक फंक्शन था, उसमें गा रहा था, तो मुझे किसी ने 150 रुपया इनाम दे दिया। तो मुझे लगा कि ये अच्छा बिजनेस चल सकता है। तो क्या गाया था उस दिन जब आपको 150 रुपये मिले? मैं वो पंकज उदास का गजल गाया था। उधर चांदी जैसे रंग है तेरे सोने जैसे बाल, एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। तो यही मैं गाना गाया था। लोग इनाम दिया 150 रुपया, उस समय बहुत था, क्योंकि उसमें मेरा खर्चा 10 रुपया महीना था। लेकिन प्रॉपरली गाया, सिंगर बने, एल्बम बनाई, तो मैंने सुना कि करप्शन के खिलाफ गाना गाना शुरू कर दिया था। हाँ, ये ठीक कहा आपने। जब मेरा पहला एल्बम निकला, मेरा पहला एल्बम निकलने में और मेरे गाना शुरू करने में 6 साल का गैप है। आजकल के तो जो हमारे सिंगर्स आते हैं वो तो 2 महीना नहीं पेशेंस रख पाते हैं। मैं 6 साल तक, जिस दिन मुझे वो 150 रुपया इनाम मिला, उसके बाद में 6 साल जिस नोएडा में ये इंडिया टीवी का ये ऑफिस है, जो पूरा देश इसको प्यार करता है, यहीं पे मैं गुलशन कुमार जी के यहाँ स्ट्रगल करता था 6 साल। क्रिकेट मैच खेल के फिर भागता था इधर उधर, क्योंकि मुझे लगता था शायद मैं गायक बन सकता हूँ। मेरे यूनिवर्सिटी के दोस्त बोलते थे, वो चंदा लगाते थे, मेरा प्रोग्राम कराते थे। एक तो जो मेरा साथी था ना, जो मेरे साथ रूम पार्टनर था, उसको ग्रामी अवार्ड मिल गया, संदीप दास। हाँ। वो मेरा रूम पार्टनर था, हमें लहरा देता था और वो तबला का रियाज करता था। तो ये महेंद्र सिंह धोनी, संदीप दास, पिंकी नामधारी बहुत बड़े तबला वादक है। वो सब पंडित किशन महाराज जी के शिष्य थे। तो हम लोग पंडित किशन महाराज जी का पैर और दबाते रहते थे, थोड़ा गुरु शिष्य परंपरा। तो ये जो आपने गाना गाया था करप्शन के बारे में, सब रुपये का खेल, और जब मैं गायक बन गया, जब मेरा एल्बम निकला, मैं स्टार हो गया, तो मैं जब समाज में कुछ बुराइयां होती थी तो मैं उसको गाता था। मुझे नहीं पता था आगे चल के मैं एक दिन सांसद बनूंगा, नरेंद्र मोदी का साथी बनूंगा, ये सब नहीं पता था। लेकिन मेरे मन में था गलत हो रहा है तो उसको गाना में गाओ। गायक का यह धर्म है कि समाज की समस्या को उठाओ। तो मैंने उस समय जब बेरोजगारी थी, सब लोग, भ्रष्टाचार था, चीनी घोटाला, ये सब हो रहा था, तो मैंने गाना गाया था कि हरे सब हुए रुपये के खेल से, आदमी के लगलवा,
पढ़ल लिखल बाबू बेच चिनिया बादाम बा, उनके बदे देशवा में नहीं कोनो काम बा। अरे बोलला पर होई जाई जेल से आदमी के लगल बा। अधिका बिकात बड़े 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 बाबू, के कर नाम ली मेठवे बेकाबू। मेठ मतलब हेड ऑफ द कंट्री। उस समय मुझे बहुत शिकायत थी तत्कालीन प्रधानमंत्री से, बहुत घोटाला होता था। तो मुझे धमकियां भी मिलती थी, मेरे ऊपर इनकम टैक्स की नोटिसें भी मारी जाती थी, लेकिन मैं इनकम टैक्स चुराता ही नहीं था, जो था सबके सामने था, आज भी सामने है। मैं गाना गाते रहता था सर। मैंने बहुत सारे, मैंने भ्रूण हत्या के गाने गाए हैं। हरे अगिया दहेज के कैसन तेज हो गई, बेटी जन्मावल परहेज हो गई। ढेर नहीं खेदीन अब तो उहो जुग आई, कि शादी बदे बबुआ कंपटीशन देवे जाई। तो ये जो सामाजिक काम करने का कीड़ा है, ये आपको तभी से था? गाते गाते भी आप ये काम करते थे? हाँ भैया, मैं अचानक मैं रोमांटिक गीत गाता रहता था, फिर अचानक भ्रूण हत्या पे, दहेज हत्या पे, भ्रष्टाचार पे, बेरोजगारी पे एक गाना तो मेरा दुनिया में बहुत हिट हुआ। देखे से ठीक बोला उन्होंने। मैंने गाया था कि एक मतलब नौकरियाँ नहीं लागत। जब जब घर जाते हैं बाबूजी पूछते हैं का बाबू नौकरी लागल, तो अब बेइज्जती होती थी, गांव के लोग पूछते थे क्या भाई क्या हुआ। तो उस बेइज्जती से बचने के लिए मेरी कहानी है, किसी और की नहीं, मैं अपने ऊपर गाया। बार बार पूछते, सोचा करूं क्या, बड़ा बेइज्जती है, नौकरी हमार नहीं लागत, परेशान ही लोग बा ऐसा। तो मैं तो अपने में मस्त रहता था, मुझे कोई टेंशन नहीं थी। लेकिन जब समाज जो है ना, वो बार बार पीन चुभाता रहता था कि तुम्हारी नौकरी नहीं लगी। तो शादी के लिए तिल का लड़की वाले आते हैं, तो बाबूजी को तो पता है कि 16-17 साल से पढ़ रहा है बनारस में, तो बहुत ही टॉप क्लास का पढ़ने वाला। तो पिताजी कहते हैं अपने बच्चे के बारे में लड़की वालों से, हरे 80 से का के बीए बचवा हमार कंपटीशन देता, एमए में लेके एडमिशन कंपटीशन देता। अरे चानी पर के बार झरल, मोछ के निशान नहीं खे, ओभर भइल एज बा कीर्तन को परेशान नहीं खे। हर मन में मनोजवा के बा भारी सस्पिशन कंपटीशन। देखिए हम लोग भैया क्या था कि मेरे जीवन में जो स्ट्रगल हुआ है, अब किसी को दुनिया को मालूम भी नहीं होगा कि मैं अपने गांव में विजय मिश्रा की साइकिल लेके गया। तो इतना शौक था साइकिल चलाने का, साइकिल नहीं थी। मैं 4 दिन साइकिल चला के सब रिश्तेदारी घूम लिया। लेकिन मेरे पास साइकिल नहीं थी। मैं जब मेला देखने जाता था तो मेरे पास पैसे नहीं होते थे, माँ से बोल भी नहीं सकते थे कि मेला देखने जाना है, माँ को नाराजगी होती थी। तो उससे मजबूत हुआ हूं, कभी जीवन में किसी शिकायत नहीं किया। 5वीं क्लास से स्कॉलरशिप परीक्षा पास कर ली तो 100 रुपया महीना मिलने लगा, तब मेरा खर्चा 15 रुपया होता था। लेकिन उसके पहले का मेला में वो घटना भी याद है मुझे, जब मुझे जलेबी खाना था, पैसे नहीं थे, मैं देखा कुश्ती हो रही है तो अपने एज ग्रुप में लड़ गया, लुंगी इनाम मिला तो लुंगी बेच के जलेबी खाई, गर्व कर रहे। और मैं बोलना चाहता हूँ अपने दुनिया भर के अपने दोस्तों को, साथियों को बोलना चाहता हूँ कि निराश तो होना ही नहीं है। हमारा जन्म इस धरती पे हुआ है तो किसी न किसी कारण से हुआ है, आज नहीं तो कल हमें वो चीज मिलेगी, ऐसा हमें विश्वास होना चाहिए।
और वाकई में आपने बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया है, लेकिन आप एक चीज पर टिकते नहीं। अच्छे सिंगर बन गए, पॉपुलर बन गए तो एक्टर बन गए। क्या वो फिल्म थी ससुरा बड़ा पैसे वाला? तुलसी बाबा ने लिखा है ना भैया कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अमानुष जन्म फेरु नहीं पाव। कहते हैं ना कि आप कितना भी करिए, मनुष्य का जन्म बड़ा दुर्लभ है, ये मानव का जन्म दोबारा नहीं मिलता। कबीर बाबा ने भी कहा है कि बड़ी रे जतन से रखियो झुलनिया, अटूटी है तो फिर ना ही जुटी है झुलनिया, फिर न मिली ऐसन ढांचा हमार पिया। ये शरीर दोबारा नहीं मिलने वाला है, तो जितना काम करे के वह कर लेवे के बाटे। ईश्वर मौका देता है, अगर वो दे रहा है तो हमें करना है। आप मेरे सामने बैठे हुए हैं, मुझे तो आपने जीवन की जितनी, मैं भी आपके बारे में बहुत स्टडी करता हूं सर। मैं तो यही सोच के हैरान हूं कि आज मैं यहीं बैठा हूं जहां कौन कौन बैठे लोग याद करो। मुझसे रजत शर्मा जी सवाल पूछ रहे हैं, मेरे ऊपर जितना केस चलाना हो चला लीजिए सर, मेरा जीवन बिल्कुल पानी की तरह क्रिस्टल क्लियर है, मैं कुछ भी छुपाया नहीं हूं और आज जो भी पूछेंगे उसका जवाब दूंगा। अभी तो शुरुआत है, देखते जाइए क्या होता है। लेकिन एक आप कभी जिंदगी में दरोगा बनना चाहते थे? क्योंकि आपकी फिल्मों के नाम मैंने देखा, दरोगा बाबू आई लव यू, एक दूसरी फिल्म इंटरनेशनल दरोगा, दरोगा जी चोरी हो गया। जो मैंने बताया ना भैया कि 6 साल मैंने स्ट्रगल किया, तो उस 6 साल में मन तो था कि गायक बने, लेकिन जब नहीं सफलता मिलती थी तो बीच में भी रास्ता निकालना पड़ता था। अब क्या करें, कुछ दिन क्रिकेट खेलते थे, फिर स्कॉलरशिप बंद हो गई, फिर क्रिकेट में क्रिकेट खेलने के लिए पैसे मिलते थे। CAB लीग खेलता था राजस्थान क्लब से, बंगाल में हम और सौरभ दा एक क्लब में खेलते थे। तो दरोगा बनने का भी एक मन में, पहले तो IAS अफसर बनना चाहते थे, फिर धीरे धीरे घटते गए, नहीं हुआ तो फिर चलो कम से कम PCS बन जाए, वो भी नहीं हुआ तो फिर सोचे दरोगा बन जाए, फिर वो भी नहीं हुआ तो अब मैं कुछ भी करने को तैयार था। हम अपने हमके मनुष्य के रूप में 2 हाथ मिले हैं, हमारा 2 आंखें हैं, हम कम से कम किसी के आगे हाथ न पसारना पड़े, वो हर काम करेंगे जिससे मैं सम्मान के साथ जी सकूं। मैंने किया, दरोगा भी बनना चाहता था, नहीं बने तो सिनेमा में बन गए। ऐसा लगा मुझे, नहीं बने तो सिनेमा में बन गए। आपकी अदालत में आज हमारे मेहमान हैं एक ऐसे नेता जो एक्टर हैं, जो सिंगर हैं और जिन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ, जिन्होंने भ्रूण हत्या के खिलाफ तरह तरह के गाने गाए, कैंपेन चलाया। हम मुकदमा चला रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष मनोज तिवारी पर। आपकी अदालत में अगला इल्जाम। आपकी अदालत में बीजेपी के लीडर मनोज तिवारी पर आरोप है कि ये राजनीति में नौसिखिए हैं। अब देखिए, जैसे म्यूजिक में बड़ी परंपरागत शिक्षा नहीं ली, राजनीति में भी कोई शिक्षा नहीं ली, संघर्ष नहीं लिया, पैराशूट से उतरे और एकदम बड़े नेता बन गए आप। नहीं, मुझे लगता है कि मैं जितनी परेशानियां झेल करके यहाँ तक आया हूँ वो बड़ी शिक्षा है। हमने बेरोजगारी का दंश झेला, हमने पलायन का दंश झेला, हम 12 घंटा बिजली के चक्कर में गांव छूट गया, माँ बाप छूट गए, हमारे गांव के लोग छूट गए, हमने पलायन का दर्द सहा। हम पर प्रांत में गए तो पर प्रांतियों के नाम पे हमारे ऊपर अटैक भी हुए। हमने अपने देश में लोगों को आपस में जातियों धर्मों में लड़ाते हुए पॉलिटिशियंस को देखा। तो मैं नहीं समझता कि मैं इसमें नौसिखिया हूँ, मैंने अनुभव किया है और मुझे मौका मिल रहा है तो मैं उसका निदान करूँगा। मैं समझता हूँ मैं इसमें। लेकिन ये तो सच है कि 2009 में जब पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ने आए थे तो अमिताभ बच्चन के चक्कर में आ गए थे। हाँ, वो जो डिसीजन था जो 2009 में चुनाव लड़ने का, वो मेरा अचानक था। मैं शूटिंग कर रहा था, मैं और अमिताभ बच्चन जी हम लोग फिल्म कर रहे थे गंगा, तो अचानक वो अमर सिंह जी मिले और मुझे उठा के ले जाके गोरखपुर पटक दिए।
गोरखपुर जहाँ से जोगी जी हैं, तो जैसे ही वहाँ मुझे पता भी नहीं था कहाँ से चुनाव लड़ाएंगे। अब जोगी जी का तो मैं भी बहुत पहले से फैन था। ले अब आप जाके सीधा लड़े तो योगी आदित्यनाथ से लड़ गए। हाँ, वही 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 पटक दिए। तो 2 दिन में मुझे समझ में आ गया मैं गलत जगह पटका गया हूँ। मैं ये स्वीकार करता हूँ कि जब मैं 2009 में मुझे अचानक शूटिंग से ले जाके चुनाव लड़ाया गया, तो जैसे ही वहाँ गए, जो लोग कल तक हमारा गीत सुनते थे, हमको बहुत प्यार करते थे, वो मेरे पास आके कहने लगे, अरे ये क्या किया, यहाँ से कहीं भी अगल बगल खड़े हो जाओ, यहाँ क्यों आ गए। और मैं भाग भी गया था। मैं भाग भी गया था, फिर मुझे पकड़ के लाया गया। तो वो जो 3 महीना थे ना, वो मेरे जीवन की बहुत बड़ी शिक्षा है सर। मैंने पास से पॉलिटिशियन से जनता की कितनी उम्मीदें होनी चाहिए, कितनी उम्मीद है, और एक व्यक्ति कितना अपने कर्मों से लोकप्रिय हो सकता है, ये जोगी जी को देखते हुए मैंने सीखा भी, और खुद भी सीखा कि अगर पॉलिटिक्स में आना है तो ऐसे हवाई जंप मत करना, पहले पार्टी ज्वाइन करो, कुछ सीखो, फिर आना। तो आपको उस समय लगता था योगी आदित्यनाथ इतने बड़े लीडर हैं, ऐसा जलवा इनका होगा, एक दिन ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन जाएंगे? ये तो मुझे लगता था, क्योंकि हर व्यक्ति बोलता था देखो हम जोगी जी को प्यार करते हैं, जोगी जी के सपोर्टर है, सब कोई बोलता था। इवन हमारा जिलाध्यक्ष बोलता था, जो हमारा पार्टी का था। वो बोलता था देखो भैया घुमाई तोरा के सब जगह, लेकिन वोटवा नहीं दे तोरा के, वोटवा जोगी के दे। तो मैं परेशान था। मैं तभी समझ गया था कि योगी आदित्यनाथ जी जिस प्रकार से जनता के मन में बसे हुए हैं, वो एक न एक दिन कोई ये बड़ा धमाका करेंगे। और उन्होंने तो धमाका कर दिया, लेकिन अब वो भी याद रखेंगे ये मेरे खिलाफ लड़ा था। नहीं, वो तो मैंने उसी समय जिस दिन मिले थे हमको चुनाव के दौरान ही, तो उन्होंने मुझे एक बात कही थी कि भाई तुमने बड़ी मर्यादा का पालन किया, क्योंकि मैं कहीं भी जोगी जी के बारे में बोलता ही नहीं था। मैं सोचता था जो मिले के बाद तो कट जाएगी। तो मैं जब मिले तो मैंने उनको प्रणाम किया था, और मैंने बोला बाबा आशीर्वाद दीजिए। तो हाथ उठाए, तो फिर हमने कहा बोल दीजिए विजयी भाव। तो बाबा ने कहा नहीं, चुनाव बाद बोलेंगे। तो इतना नियंत्रण, हालांकि उनका आशीर्वाद मुझे फलित हुआ। उन्होंने कहा कि यहां से जहां भी जाके लड़ोगे तुम विजयी होगे, वही हुआ। चलिए, आप योगी जी से बचे, ये मोदी जी के चक्कर में कैसे आ गए आप? मोदी जी को तो बहुत समय से फॉलो करता रहा, लोगों से, गलियों से, टीवी से, अखबारों से, हर जगह से एक ऐसा व्यक्तित्व जिसको नष्ट करने की कोशिश हो रही थी। बार बार उनको जान से मारने की कोशिश। इशरत जहां का जब केस आया तो तमाम अचानक हमको लगा कि इनको नष्ट करने की कोशिश क्यों कर रहा है ये देश के कुछ लोग। तो मुझे याद था कि जब जब किसी को नष्ट करने की कोशिश करोगे तो कृष्ण पैदा होता है। आप जब जब मारने की कोशिश करिए तो कृष्ण पैदा होगा, वो अन्याय का खात्मा करेगा। तो मैं धीरे धीरे उनको देखता रहा। भ्रष्टाचार हमारे देश में चरम सीमा पे था। आपको जैसे मैंने बताया, मैं भ्रष्टाचार के कई गीत गा चुका हूँ। मैं 4-5 घंटा केवल भ्रष्टाचार पे अपनी भावनाएं रख सकता हूँ। और मैं भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए मैं उस मंच पे भी था जहां अन्ना हजारे थे। मैं 3-4 दिन वहां था। देखा था मैंने आपको। लेकिन मोदी जी ने कभी आपका गाना सुना? जिस दिन सुन लिया उन्होंने, उस दिन मैं मोदी जी के साथ हो गया। मैं सूरत में मेरा कार्यक्रम था और मोदी जी गुजरात में बिहार शताब्दी समारोह मना रहे थे और मैं वहां गाना गाने गया था। और अभी भी वो वीडियो है यूट्यूब पे, आप कभी देखेंगे कि नरेंद्र मोदी जी बैठे हुए हैं गुजरात मुख्यमंत्री के रूप में और मैं उनके सामने गाना गा रहा हूं और उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के ऐसे उठाया। मैं भी सोचा कि सच्चा व्यक्ति इसके साथ चलो, अगर देश के लिए कुछ सोचते हो तो इनके साथ ही सफल हो सकता है। लेकिन हाथ तो आपका अन्ना ने भी पकड़ा था, केजरीवाल ने भी पकड़ा था, उसको क्यों छोड़ दिया? नहीं, अन्ना ने मेरा हाथ नहीं पकड़ा। अन्ना जिस प्रकार से आए थे, जो बातें कर रहे थे, उसमें देश का दर्द दिख रहा था। लेकिन एक उनके चेले ने इस प्रकार से उनके
उनको हाईजैक करके हमारे देश को, दिल्ली को इतना तकलीफ देगा, ये हमने उसी समय सोच लिया था। मेरे उस 13 दिन के कार्यकाल समय में मेरी सबसे थोड़ी बहुत दोस्ती हुई थी केजरीवाल को छोड़ के। लेकिन अब तो आपका 1 पॉइंट प्रोग्राम है, दिल्ली में केजरीवाल को, आम आदमी पार्टी को हराना है। रजौरी गार्डन में जमानत जब्त करवा दी आपने उनकी। हमने नहीं कराई, उनके कर्मों ने कराई है। ये अरविंद केजरीवाल के कर्मों ने, मैं उनको बार बार बोलता हूं कि आप मनोज तिवारी जो दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष है, आप उसके साथ दिल्ली के किसी झुग्गी बस्ती में चलो, किसी अनऑथराइज कॉलोनी में चलो, गांव में किसी किसानों के पास चलो, नजफगढ़ चलो, खेड़ा कला गांव चलो, किसी भी तरफ चलो, लेकिन वो मेरे साथ आते नहीं है। क्योंकि जो मैं गांव में रह रहा हूं, बस्तियों में रह रहा हूं, वहां पे लोग एक ही बात बोलते हैं, हमें पानी दे दो पीने का, हमारे घर में पानी का नल लगा दो। वो तो कहते हैं उन्होंने दिल्ली में लोगों को मुफ्त पानी दिया है। भाई साहब, जिसकी 56 इंच की जीभ हो कुछ भी कह सकता है। अभी क्या है, वो नरेंद्र मोदी जी से कंपटीशन करते रहते हैं ना, तो नरेंद्र मोदी जी का 56 इंच का सीना है, तो सोचा चलो सीना नीचे जीभ बना लो। लेकिन वो कहते हैं वो इलेक्शन इसलिए हारते हैं क्योंकि जो वोटिंग मशीन है उसमें गड़बड़ है, कोई भी बटन दबाओ उसमें कमर पर निशान लगता है। अब देखिए, अब ऐसा वोटिंग मशीन में ऐसा किया जाता है कि पंजाब में कांग्रेस के लिए सेट कर दो, फिर बिहार में लालू जी के लिए सेट कर दो, यूपी में बीजेपी के लिए सेट कर दो। ये अलग अलग सेटिंग कैसे होती है मेरे समझ में नहीं आता है। और मशीन में कैसे सेट हो सकता है कि ऐसा करना कि कांग्रेस को इतना वोट देना, आम आदमी पार्टी की जमानत जब्त करा देना। भाई साहब, ये मानसिक दिवालियापन है, मैं समझता हूं। जब किसी व्यक्ति को पता हो कि हमको परसों दिन हारना है तो आज से तैयारी में लग जाए, यही होगा, यही होगा। एक्चुअली उन्होंने जनता के साथ अपराध किया है। उन्होंने तो बहुत बातें बोली। अब देखिए ना, हम अपने पॉकेट में आजकल वो जियो का वाईफाई लेके घूमते हैं, क्या करें। तो उन्होंने क्या कहा था कि दिल्ली में सबको वाईफाई मिलेगा, आपको नहीं दिया? भाई साहब, मेरे को क्या, हम समझते हैं मैं जहां जा रहा हूं लोग ऐसे ऐसे लगाते रहते हैं किधर से लग जाए। तो मैं समझता हूं वाईफाई की बात हो, नए स्कूलों की बात हो, बसों में मार्शल की बात हो, जितने 70 वादों का मैंने पड़ताल किया। अभी सोचिए, बिजली का बिल लोग 6 गुना ज्यादा दे रहे हैं। आप बताइए, कोई ऐसा मीटर है जो 400 यूनिट होने वाला हो तो कहने लगे बंद करो बंद करो, 400 होने वाला हूं, बंद करो बंद करो, ऐसा बोलता है क्या? और जैसे 401 यूनिट हुआ, खटक 6 गुना बिल दो। लेकिन वो ये कहते हैं कि जो इलेक्शन कमीशन है वो सारी गड़बड़ मोदी जी उससे करवा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन धृतराष्ट्र की तरह है, उसकी आंखें बंद हैं, वो अंधा है, और दुर्योधन रूपी बीजेपी को येन केन प्रकारेण साम दाम दंड भेद करके सत्ता में बिठाना चाहता है। देखिए, इलेक्शन कमीशन ने इनके ऊपर केस भी किया, गोवा में इनके ऊपर केस हुआ है। और अभी जो हमारे एमसीडी के चुनाव है ना, उसमें मेरे बीजेपी के 5 कैंडिडेट का नॉमिनेशन रद्द हो गया, इलेक्शन कमीशन ने किया। और वो कितना बीजेपी के सपोर्ट करता है आप देख लीजिए। 5 लोग अभी तो चुनाव लड़ने भी नहीं गए तब तक हटा दिया। उसके बाद आम आदमी पार्टी का एक भी नहीं कटा, क्योंकि स्टेट इलेक्शन उनके अंडर में है, स्टेट इलेक्शन कमीशन कराता है। अब क्या है कि आप इलेक्शन कमीशन पे सारा दोष दे देते हैं, वही इलेक्शन कमीशन, वही ईवीएम आपको 70 में 67 दिया, तब तो आप मार बल्ले बल्ले बल्ले, बहुत अच्छा ईवीएम है, बहुत अच्छा इलेक्शन कमीशन है। सर, क्या है ना कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, और आप जनता को अगर धोखा देने की बात करते हो, अभी तो उसने धमकी तक देना शुरू कर दिया। आपको धमकी दे दी? पूरी दिल्ली की जनता को धमकी दिया, बड़े बड़े होर्डिंग लगाए, अगर एमसीडी बीजेपी में जीती तो बिजली पानी का दाम बढ़ा देंगे।
दिया कि नहीं दिया ना? अब बताइए, ये तो सीधे थ्रेट हुआ ना दिल्ली की जनता को वोट के पहले कि अगर एमसीडी में बीजेपी जीती तो बिजली पानी का दाम बढ़ेगा। बिजली पानी आपके यहाँ है, आपके पानी मंत्री कपिल मिश्रा है, आपके बिजली मंत्री कौन है? सत्येंद्र, जो भी हो, हवाला कारोबारी होंगे, जो भी होंगे। मैं कहता हूं जब चाहते हो बिजली हाफ, पानी माफ, ये सब करते रहते हो आप, तो क्या एमसीडी में बीजेपी जीत जाएगी तो आप बिजली पानी का दाम बढ़ा दोगे? जरा बढ़ा के दिखाओ, दिल्ली की जनता है, आपकी ईंट से ईंट बजा के रख देंगे, आप करके देखो तो। लेकिन देखिए, आप भी तो परेशान करते हैं। वो कहते हैं कि आपने उनकी पार्टी का दफ्तर ले लिया, सड़क पे बिठा दिया। अब कांग्रेस जिसका एक भी एमएलए नहीं है उसके पास दफ्तर है, बीजेपी जिसके पास 4 एमएलए उसके पास दफ्तर है, जिसके 66 एमएलए हैं उसके पास दफ्तर नहीं। मैं तो चाहता हूं कि आम आदमी के पास दफ्तर ही दफ्तर हो, दफ्तर ही दफ्तर हो। लेकिन दफ्तर बुक जो दफ्तर देने वाला, एक बार उस ऑफिस में तो जाओ जो दफ्तर अलॉट करता है। ये सोचते हैं खाता न बही, जो केजरीवाल कह दे वही सही। ऐसे कैसे हो सकता है? आम आदमी पार्टी को दफ्तर मिलना चाहिए, मैं इसका समर्थन करता हूं, लेकिन वो दफ्तर जहां से मिलता है वहां से अलॉट तो करा लो। अलॉट कराते हो मंत्री के नाम पे, कहते हो हम इसको दफ्तर बनाएंगे। तो कानून तो है ना, संविधान है, बाबा साहब अम्बेडकर का बनाया संविधान है। बाबा साहब अम्बेडकर की आत्मा को क्यों दुखाते हो? अब आप तो हर चीज में ऑब्जेक्शन करते हैं। अब खाना खा लिया और थाली अगर 13,000 रुपए की हो गई, उस पर भी सवाल। बात है कि उस 13,000 के थाली में कितने का भात था, कितने का चावल था, कितने का रोटी था, कितने का मछली था, मुर्गा था, पता ना पड़ेगा ना। 13,000 में तो हम एक पूरी झुग्गी बस्ती को भोज करा देते हैं। जोगी जी मुख्यमंत्री बने तो 5 रुपया की थाली दे रहे हैं। आप मुख्यमंत्री बनते हो तो आप 13,000 ही नहीं, 13,000 कार्यकर्ताओं के लिए 16,000 अपने लिए और मनीष सिसोदिया के लिए। बात थाली की नहीं है, बात थाली की नहीं है, बात नीयत की है। आपकी नीयत क्या है? आप गरीबों के जेब पे डाका डाल के अगर 16,000 की एक थाली लाते हो, खाते हो, तो मैं समझता हूं आपकी नीयत खराब है। और ऐसे खराब नीयत वाले व्यक्ति को दिल्ली, भोली भाली दिल्ली एक बार तो उलझन में आ सकती है, दोबारा कभी भी चांस नहीं देगी, ऐसा मेरा विश्वास है। तिवारी जी, आप तो उनको कोई काम नहीं करने देते, वो किसी अफसर को अपॉइंट नहीं कर सकते, वो अखबार में विज्ञापन नहीं दे सकते, अपने काम का विज्ञापन देते हैं तो उसके बदले में सरकार कहती है कि आप 97 करोड़ आम आदमी पार्टी से जमा कराओ। कुछ तो करने दो उन्हें। वो विज्ञापन देते हैं। उन्होंने 55 लाख रुपए का विज्ञापन दिया कि हम एजुकेशन लोन बांट रहे हैं। कितने का विज्ञापन दिया भाई? 55 लाख। और 3,21,000 का एजुकेशन लोन देने के लिए आप 55 लाख का एडवर्टीजमेंट करते हो। ये क्या है? आप जितना खर्चा करना हो करो, लेकिन दिल्ली का पैसा, दिल्ली के गरीबों का पैसा नल लगाने के लिए, पानी लाने के लिए, गड्ढे बंद करने के लिए, और आप इसको खर्च करोगे पंजाब में, गोवा में, तो दिल्ली का लोग इतना आपको ऐसे करने थोड़ी देगा। संविधान है ना भाई साहब। मैं आज नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए देश के, तो भी जीएसटी बिल पास कराने में 2 साल लगा कि नहीं लगा? क्यों लगा? क्योंकि संवैधानिक प्रक्रिया है और कोई भी व्यक्ति संविधान के ऊपर नहीं है। तो अगर वो संविधान को रोज रोज तोड़ना चाहते हैं तो अभी तो उनका घर में जाता थे, ऑफिस में जाते, बाकी जमानतों जब्त हो जाए। जौहरी गार्डन क्या था? इसी सब का डिसीजन था ना। वो बोलते रहे 56 इंच जीभ का प्रयोग करते रहे, जनता ने कहा कि हट। आपकी बातों में कोई सच्चाई नहीं, हट जा। लेकिन अब तो मैंने एक वीडियो देखा है, वायरल हो रहा है, वो अमिताभ बच्चन के खिलाफ मुकदमा करने वाले हैं अरविंद केजरीवाल। हाँ, क्योंकि अमिताभ बच्चन साहब ने गाना गाया है ना, आप अंदर से कुछ और, बाहर से कुछ और नजर आते हैं, बाखुदा शक्ल से तो चोर नजर आते हैं, उम्र गुजरी है सारी चोरी में
और सारे जब बंद है तिजोरी। ये आप गाने में है तो अभी मैं भी कहीं सोशल मीडिया पे पढ़ा कि अभी शायद अमिताभ बच्चन जी के खिलाफ केस करेंगे, क्योंकि उसमें है ना हर जगह आप है। आपका तो लगता है बस यही सपना, राम राम जपना पराया। आपकी अदालत में आज हमारे मेहमान हैं भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष मनोज तिवारी। आपकी अदालत में अगला हिस्सा। आपकी अदालत में बीजेपी के लीडर मनोज तिवारी पर आरोप है कि ये केजरीवाल को परेशान करते हैं। अब देखिए, मैं आपको अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री, आईआईटी के पढ़े हुए, उनकी शिकायतें बताता हूं। वो कहते हैं मैं दिल्ली में जहां भी जाता हूं लोग मोदी मोदी के नारे लगाने शुरू कर देते हैं, और वो कहते हैं कोई लोगों को समझाए कि मोदी मोदी चिल्लाने से क्या उनके बिल माफ हो जाएंगे, क्या मोदी मोदी चिल्लाने से उनका पेट भर जाएगा। एक तो देखिए, हम न तो अरविंद केजरीवाल को तकलीफ देते हैं, न ऐसी कोई नीयत रखते हैं। हम उस हर व्यक्ति को तकलीफ देने की सोचेंगे जो दिल्ली को और देश को तकलीफ देगा। मोदी एक विश्वास है, मोदी गरीबों का एक आस है, मोदी युवाओं का विश्वास है, किसानों का, जवानों का, सभी लोगों ने एक आशा रखी और सारी आशाएं धीरे धीरे पूरी हो रही हैं। मैं समझता हूं जो दिल्ली को तकलीफ देगा उसको हम तो कभी नहीं माफ़ कर सकते। आपको एक वीडियो दिखा होगा सर, अभी कश्मीर में हमारा सोल्जर जा रहा है और उसको वहाँ के लोग थप्पड़ मार रहे हैं, उसका हेलमेट उठा के फेंक रहे हैं, लात मारी है, लात मारी है, और उसके हाथ में संगीन है, जैसा उसके हाथ में संगीन है, उसको इधर मारा और नारा क्या लग रहा है, छीन के लेंगे आज़ादी। उसी नारे का समर्थन करने तुम जेएनयू में जाते हो। मनोज तिवारी, क्या इस देश का एक एक बच्चा तुमको नहीं छोड़ेगा, कोई नहीं छोड़ेगा। मैं वो वीडियो देखने के बाद राहुल गांधी से और अरविंद केजरीवाल से सवाल पूछना चाहता हूं, सर कि आप किसका समर्थन करने गए थे जेएनयू में? अगर आप वहां समर्थन नहीं करने जाते तो कश्मीर में किसी की औकात नहीं होती हमारे सिपाही को ऐसे थप्पड़ उठाने की। हम कैसे छोड़ेंगे? ये बात आपकी सही है। जिसने वो वीडियो देखा उसका खून खौल गया सर। और खून खोलने के बाद रिलेट करते हैं उसको कि आप ऐसे ही नारों का समर्थन करने जाते हैं। राहुल गांधी, और मैं गलत तो नहीं कर रहा, पूरा देश के सामने। तो जब इस देश के सैनिकों को थप्पड़ लगेगा और आप उसके साथ वो नारा लगेगा, हम छीन के लेंगे आज़ादी, अगर अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी ऐसे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को, हम क्या करेंगे सर? हम तो कुछ नहीं है। हम जिस दिन जब उस सैनिक को यहां पड़ा ना, तब मुझे लगा कि उससे बेहतर हम मर गए होते। ये देश माफ नहीं करेगा सर, ये देश माफ नहीं करेगा, ये देश माफ नहीं करेगा। मैं आपकी भावनाओं को समझ सकता हूं, पूरे देश की भावनाएं आपके साथ हैं। पूरे देश को ये बात बहुत तकलीफ दी है और लोग चाहते हैं कि ऐसे लोगों को खत्म किया जाए, ऐसे लोगों को सफाई की जाए। ऐसे लोगों पे कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए सर। वो जवान खड़े होते हैं तो हम चैन से सोते हैं। हम आपके साथ कई बार हम जाते हैं, बॉर्डर पे जाते हैं, जवानों से बात करते हैं। उन जवानों, उन्हीं के ऊपर आरोप लगाते थे ना कि जवान तो बड़े उग्र होते हैं, ये करते हैं। उग्रता देखी, दौड़ दौड़ के 5-6 लोग उसको मार रहे हैं, उसको तकलीफ दे रहे हैं। और जवान का पैसेज देखो, वो भारत का जवान है, 50 बार बर्दाश्त करता है, क्योंकि उसको आतंकवादियों को सजा देना है। जब बाढ़ आएगी तो उन्हीं लोगों को बचाना है। उसी जम्मू कश्मीर में वो बचाते हैं जब डूब रहे होते हैं लोग, और उसी में से सारे नहीं, कुछ लोग उनको मना भी कर रहे हैं उस वीडियो में।
कुछ लोग मना भी कर रहे हैं। बिल्कुल वहां की मुख्यमंत्री ने ठीक कहा, 5% लोग, लेकिन राहुल गांधी, आम आदमी पार्टी और ये जितने लोग हैं, ऐसे लोग उन 5% लोगों का मनोबल बढ़ा रहे हैं। ये देश माफ नहीं करेगा और नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। सॉरी सर। आपने बिल्कुल कहा, बिल्कुल सही कहा, और पूरे देश की भावनाएं, इसी तरह की भावनाएं जो आपने व्यक्त की, और ये निकल के आते भी नहीं है। जरा उस वीडियो देखने के बाद एक बार राहुल गांधी कुछ बोल देते। नारा वही था ना, हम छीन के लेंगे आजादी। वहां भी वही था, जो मार रहा है उसका भी वही है। अभी भी आपकी आंख नहीं खुल रही है। अभी भी आपको क्षमा मांगना चाहिए देश से कि हमने गलत सपोर्ट कर दिया था। उनके कुछ लोग, जेएनयू बहुत बड़ा स्थान है सर, छात्र पढ़ते हैं, बहुत बड़े बड़े। जेएनयू का पूरे आज भी रेटिंग आई है तो पूरे देश में जेएनयू का सबसे ऊपर रैंकिंग है। हम सैल्यूट करते हैं जेएनयू के स्टूडेंट्स का, लेकिन जो बदनाम कर रहे हैं उनका साथ नहीं देना चाहिए हमें। वो अपने बच्चे हो सकते हैं, लेकिन उनको अगर गलत रास्ते पे जा रहे हैं तो उनको रोकना देश के हुक्मरानों का काम है, बड़ी बड़ी पार्टियों के नेताओं का काम है। अगर वो नहीं करेंगे तो मनोज तिवारी इनका विरोध करेगा। आइए, जो लोग आप जनता में से जो लोग सवाल पूछना चाहते हैं। सर, मोदी जी आजकल सफाई अभियान को बहुत ज़्यादा महत्व दे रहे हैं, लेकिन सर दिल्ली में ये देखा है कि 70% गंदगी रहती है। इलीगल पार्किंग इज़ देयर, बहुत सारे होल्डिंग बोर्ड, और ये सब मतलब लास्ट पिछले 10 सालों से दिल्ली में एमसीडी में बीजेपी की सरकार है, बट स्टिल कंडीशन इज़ नॉट गुड। स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है। एक जानकारी आज आपकी अदालत में बताना चाहूँगा। दिल्ली की सरकार में लगातार 10 साल से कांग्रेस या आम आदमी पार्टी रही और एमसीडी में काउंसलर बीजेपी के रहे। एमसीडी दिल्ली सरकार का एक पार्ट है। दिल्ली का बजट होता है 48,000 करोड़, उसमें से 9,000 करोड़ रुपया एमसीडी को दिया जाता है तो काम करती है। आपको जान के दुख होगा कि उस 9,000 करोड़ में से मात्र 2,800 करोड़ रुपया ही एमसीडी को दिया गया है। 6,200 करोड़ रुपीस, 6200 करोड़ रुपए एमसीडी को दिया नहीं गया। और जब बार बार एमसीडी ने मांगा तो इसी दिल्ली सरकार की आम आदमी पार्टी ने रिटेन में जवाब दिया है कि आप हाउस टैक्स बढ़ा करके लोगों की सेवा करो। रिटेन है, उन्होंने 4 फरवरी 2015 को ये रिटेन में दिया कि आप हाउस टैक्स बढ़ाओ, आप किसी तरह का कंसेशन दिल्ली के किसी सर्विसेज को मत दो, आप उससे काम करो, हम आपको इससे ज़्यादा नहीं दे सकते। लेकिन देखिए, वो तो दूसरी बात कह रहे हैं। ये मेरे पास अखबार की क्लिपिंग है, इसमें केजरीवाल जी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री होने के नाते दिल्ली की दशा देखकर मुझे दुख होता है। 15,000 करोड़ रुपए मैंने दिए एमसीडी को, मैंने बोला भैया मेरी दिल्ली साफ कर दो, मेरी दिल्ली साफ कर दो, कुछ नहीं किया, बीजेपी वाले सारे पैसे खा गए। ये सरासर झूठ है सर, सरासर झूठ है। 15,000 करोड़ तो बनता ही नहीं है एमसीडी का, उसको तो सिर्फ 9,000 करोड़ चाहिए, लेकिन 9,000 करोड़ में 2,800 करोड़। और इनकी स्थिति ये है कि अभी जब मैं सांसद बना था तो दिल्ली का बजट था 36,776 करोड़। आप लोग चाहो तो देश नोट भी कर सकता है दिल्ली। 36,776 करोड़ के बाद जैसे ही हमारी सरकार आई उसने 12% हर स्टेट का बढ़ा दिया, तो अब हुआ 43,000 लगभग 600 करोड़, 43,600 करोड़। इस साल मिला है 48,000 करोड़, उसमें से 9,000 करोड़ आप नहीं दोगे तो जो सफाई कर्मचारी हैं, जो स्वच्छता सहायक, उनको हमने सफाई कर्मचारियों को स्वच्छता सहायक लिखना शुरू किया है। सफाई कर्मचारी को अगर आप पैसा नहीं दोगे, उनके बच्चे शिक्षित पढ़ेंगे नहीं, उनकी फीस नहीं जमा होगी, तो आप बताओ कि आप उनकी जगह रह के देखो कि आपको पैसा नहीं मिलेगा तो आप सड़कों पे कूड़ा फेंकोगे कि नहीं। ये एक ऐसी राजनीति चल रही है दिल्ली में 10 साल से, इसका निदान एक ही है भाई साहब। आप बीजेपी के सारे स्टेट देखिए, जहां बीजेपी निगम में है, बीजेपी सरकार में है, वो शहर सबसे स्वच्छ है। दिल्ली तो देश का फेस है। हम आज आपके सामने हमने ये प्रावधान बनाना शुरू कर दिया कि इस एमसीडी में विजय के बाद हम एमसीडी का पैसा सीधे एमसीडी को चला जाए, ताकि ऐसे हमारी बहन को, भाई को, किसी को चिंता न करनी पड़े। ऐसी व्यवस्था हम करने की तैयारी में। लेकिन उनका दावा है, केजरीवाल जी का दावा तो यह है कि वो बड़े बड़े काम कर रहे हैं, दुनिया भर में उनके कामों की तारीफ हो रही है, बीजेपी वाले मानने को तैयार नहीं है। मोहल्ला क्लिनिक बनाई, न्यूयॉर्क टाइम्स ने उनके बारे में तारीफों के आर्टिकल लिख दिए।
मोहल्ला क्लिनिक ढूंढने में गया था। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आपके पास अगर मोहल्ला क्लिनिक है तो आप बंगलोर क्यों चले जाते हो बार बार खांसी का इलाज कराने भी। अब भाई सुषमा स्वराज जी का आप लोग जानते हैं, चर्चा सुने थे। सुषमा स्वराज जी जो हमारी दीदी विदेश मंत्री है, उसका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ। जानते हैं कहाँ हुआ? एम्स में हुआ। सुषमा स्वराज जी इस देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों के लिए मां समान है, सबके अभिभावक समान है। दिल में उनके कार्य करने की, प्रेम की और गंगा बहती है। उनको मना भी किया गया, देख लो आप। बोले नहीं, मेरा देश महान, एम्स में हमारा इलाज होगा। एम्स में इलाज हुआ सुषमा दीदी का, स्वस्थ होकर आज काम कर रही हैं, एक एक ट्वीट पे तत्पर रहती हैं। सुषमा स्वराज जी दिल्ली में इलाज करा सकती हैं और आपको तो भी आप भागते हो। एक जगह मुझे मोहल्ला क्लिनिक मिला जहां पे डॉक्टर देख रहे थे। उन्होंने 2 घंटे में 544 लोगों को देखा। सोचो, टाइम निकालो, एक पे कितना पड़ा। हम पूछे डॉक्टर साहब फीस 4 लाख रुपया महीना, और 2 घंटा में 544 लोग इतना देखे। एक आदमी पे लगभग 24 सेकेंड पड़ा। हमने कहा देखने के लिए देख रहे हो या देखने के लिए देख रहे हो? सर मोहल्ला ऐसे मोहल्ला क्लिनिक से ये सड़कों पे ये तो बहुत सारी बातें कहते हैं ना कि हमने मुफ्त में दवाई दे रहे हैं, लोग की जो टेस्ट है वो मुफ्त में हो जाएंगे। भाई साहब वो जो चिट्ठियां लिखा है ना, जो विदेश में कौन बताए कौन लिखा है चिट्ठी, ये तारीफ किया है न्यूयॉर्क टाइम्स का उन्होंने कहा। हाँ, अगर वो आ गया दिल्ली में चेक करने ना तो सस्पेंड करके जाएगा इनको। वो चूंकि क्या है ना, बने वाला 56 इंच की जीभ। बोलो जो बोलना है बोलो। आपका एक बहुत ही फेमस एल्बम है पूरब का बेटा। आप पूरब के बेटा में एक गाना है, वो गाना मैं आपके लिए गाना चाहता हूँ। श्योर सर। वो कि हाँ हम बिहारी, दिल बाटे भोला भाला, यूपी के भैया हमरे के बोलल जाला। हम बिहारी, दिल बाटे भोला भाला, यूपी के भैया हमरे के बोलल जाला। दिल्ली के बेटा हमहन के बात निराला, हमरा के मत बुझियाओ। अब फिर लोग कहेंगे केजरीवाल को बोल रहे हैं। अरे हमरा के मत बुझियाऊ, का बुझल तू। आप इतना अच्छा गाते हैं कि आप पर तो इल्जाम लगाने का भी मन नहीं करता। लेकिन गाते गाते बहुत सारे इल्जाम लग रहे हैं सर। लेकिन इल्जामों से डर नहीं लगता सर। जब अरविंद केजरीवाल जैसे लोग जब लोगों के अपमान करते हैं, अजय माकन जैसे लोग जब किसी महिला को प्रताड़ित करते हैं, आपको सर शायद अभी पता नहीं होगा, आज की मैं बात बता दूं। कल एक महिला ने एफआईआर किया अजय माकन जो दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष है उनके खिलाफ। उससे टिकट के लिए पैसे मांगे, टिकट नहीं दिए, वो पैसा मांगने गई, उसको कमरे में बंद किया, गाली गलौज की, उसको धमकाया, उसको मारा। वो आज पुलिस में कल उन्होंने एफआईआर किया। अगर ये स्वरूप है, अगर यही महिला सुरक्षा है कांग्रेस के अध्यक्ष के लिए, कांग्रेस जन के लिए, तो मैं समझता हूं ये दिल्ली के लिए बहुत चिंता करने वाली बात है। मुझे किसी ने एक वायरल हो रहा है मैसेज वो भेजा है कि अरविंद केजरीवाल ने महिला सुरक्षा के लिए एक प्लान बनाया है। अगर उनकी सरकार बनी रही तो एक दिन लड़कियां बाहर निकलेंगी और एक दिन लड़के बाहर निकलेंगे। आपकी अदालत में आज हमारे मेहमान हैं भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष, सिंगर, एक्टर मनोज तिवारी। आपकी अदालत में अगला इल्जाम। आपकी अदालत में बीजेपी के लीडर मनोज तिवारी पर इल्जाम है कि ये उल्टे सीधे बयान देते हैं। ये 25 फरवरी 2015 का आपका स्टेटमेंट है। आपने कहा कि जब ये राहुल गांधी
इंडिया से बाहर गए थे, आपने कहा राहुल गांधी अविवाहित बच्चा है, उससे बैंकॉक वगैरह जाने दीजिए। मैंने तो अच्छा समझ के कहा था। मैंने सोचा हम इस बात का बुरा क्या मानेंगे। मैं तो उनका पक्ष लिया था। और फिर प्रियंका जी बार बार लोग पूछ रहे थे ना, कहाँ गए 55 दिन हो गया, 56 दिन हो गया, 58 दिन हो गया। तो उसी में कोई बताया बैंकॉक में है, पटाया में है। तो हमने कहा जाने दो यार, हमको आके आप बयान दीजिए। हम कहे इस पे क्या बयान दे यार, अभी शादी वादी हुई नहीं, घूमने दो। अगर इससे इस बयान से उनको तकलीफ पहुंची हो तो सॉरी। अब देखिए प्रियंका जी, 17 फरवरी 2017, भी ज़्यादा दिन नहीं हुए, आपने कहा ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस वो कह रहे थे ना बेबी को बेस पसंद है, यूपी को अखिलेश पसंद है। तो आपने कहा कि प्रियंका जी बताएं इसमें बेबी कौन है। हाँ सर, ये बहुत सीरियस मेरा सवाल था कि जहाँ जिस प्रदेश में बेटियों की अस्मत लूटी जा रही हो, जहाँ सड़कों से हाईवे से उतार करके बेटियों की आबरू लूटी जा रही हो, आप वहाँ अपने प्रचार में कहते हैं बेबी को बेस पसंद है। तो मनोज तिवारी तो पूछेगा ये बेबी कौन है? वही है जिसको माँ बाप छोड़ते हैं, स्कूल ले जाते हैं, शाम तक वापस लौटने में डरते हैं। आप उस बेबी को बेस पसंद है ऐसा बोल रहे हैं। गाने होते हैं, लेकिन कौन व्यक्ति उसका यूज कर रहा है, किस जगह यूज कर रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और मैं समझता हूँ मैंने जो सवाल उठाया उसका जवाब यूपी ने दे दिया। और अब योगी आदित्यनाथ ने जो रोमियो स्क्वाड बनाई है, जिसमें पुलिस वाले लड़कों को कहीं खड़े होने नहीं देते। नहीं सर, उसको थोड़ा कुछ लोग गलत ढंग से परिभाषित कर रहे हैं। देखिए, बेटियों की सुरक्षा होनी चाहिए, महिलाओं की सुरक्षा होनी चाहिए। आज आप जाके स्कूल में जहाँ से बच्चियाँ निकलती हैं, आप उन बच्चियों से बात करिए, दे आर हैप्पी। उनको अब एकदम से सेफ्टी नज़र आ रही है। तो अब यूपी की बेबीज़, बच्चियाँ, हमारी बहनें, वो सेफ महसूस कर रही हैं। उनको योगी पे गर्व हो रहा है, उनको बीजेपी पे गर्व हो रहा है। ये एंटी रोमियो स्क्वाड जो है, हो सकता है नाम में थोड़ी सी, हो सकता है कुछ लोग सहमत ना हो उस पर। हमारे योगी जी ने खुद कहा, जैसे कभी कभी कुछ रूल्स का कुछ लोग गलत उपयोग कर देते हैं, तो हमारे योगी जी ने खुद आके कहा कि खबरदार, अगर कोई भी दो जोड़े सहमति से बैठे हैं उनको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। कहा कि नहीं कहा? बेटियों की सुरक्षा होनी चाहिए, उनको परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये देश स्वतंत्र है, स्वतंत्र रूप से सब कोई आए जाए, लेकिन कोई बेटी अगर डर महसूस करती है तो उसके लिए योगी और बीजेपी डर का काम करेंगे। डर है उनको। आप दिल्ली वासियों को क्या मैसेज देना चाहते हैं एमसीडी इलेक्शन के लिए? मेरा एक लाइन का मेरा मैसेज है कि नरेंद्र मोदी ने दिल्ली का कुछ सपना देखा है। नरेंद्र मोदी से दिल्ली को नहीं छीनिए, नरेंद्र मोदी के सपनों का दिल्ली बनाइए। इसके लिए मनोज तिवारी खड़ा है। मनोज जी, एक मैसेज तो कैलाश खेर भी देना चाहते थे गाना गाकर, चूंकि आप और भी बड़े सिंगर हैं, आपने उनका गाना रिजेक्ट करके अपना गाना गा दिया दिल्ली बीजेपी के लिए। हे भगवान, ऐसा कभी हो नहीं सकता। ये क्या है ना, फ्रस्ट्रेशन है सब कांग्रेस की, आम आदमी पार्टी की। नहीं, ये तो बहुत अखबारों में ऐसे खबरें छपी हुई है। देखिए कैलाश खेर की तस्वीर, मुझे गाना नहीं गाने दिया। क्या लिखा है देखिए। देखिए, बीजेपी सीनियर्स आस्क्ड मी टू कंपोज, होपफुली देयर विल बी अ सॉफ्ट लॉन्च। अब बीजेपी के नेताओं ने गाने को कहा, लेकिन मनोज तिवारी ने क्या गाना है जो आपने गा दिया? नहीं, मैंने गाया भाजपा दिल में भाजपा दिल्ली में, हर दिल की सुनेंगे, भाजपा चुनेंगे, जीतेंगे जनमन, मिलके चलेंगे, खिलके रहेंगे, मोदी कमल तरंग, भाजपा दिल में भाजपा दिल्ली में, जुग्गी जुग्गी जाना है हर घर में दीप। ये गाना नहीं है सर, ये गाना नहीं है, ये मेरा विजन डॉक्यूमेंट है। जुग्गी जुग्गी जाना है हर घर में दीप जलाना है, दिल्ली के बच्चों के चेहरों पर खुशियां बिखराना है, पॉल्यूशन हो गंदगी हो सबको दूर भगाना है, झूठे वादे वालों से अपनी दिल्ली को बचाना। ये मेरा मंत्र है सर। और मैं आपको बताऊं, मैं कैलाश खेर का फैन हूं।
मैं कैलाश भाई से कल बात किया मैंने। बहुत अच्छे सिंगर हैं। हाँ, अरे मैं उनका फैन हूँ भैया, मैं कैलाश खेर का फैन हूँ। उन्होंने मेरे फिल्म के लिए कई गाने गाए हैं। मैंने उनको फोन किया, भैया अखबार में क्या छप रहा है? बोले मुझे भी नहीं पता चला, मुझे तो अच्छा लग रहा है कि छप रहा है। आपकी अदालत में आज हमने मुकदमा चलाया भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष मनोज तिवारी पर। मनोज तिवारी जो सिंगर हैं, एक्टर हैं, बहुत लोकप्रिय स्टार हैं, उन्होंने हर तरह के सवालों के जवाब दिए, दिल्ली की जनता की मुसीबतों के बारे में, दिल्ली की सरकार के बारे में, और उन पर जो इल्ज़ाम लगते हैं उल्टे सीधे बयान देने के बारे में, उस पर भी अवगत है। आपकी अदालत में आज की जज आरती जरत के फैसले का। मनोज तिवारी जी, आपने अदालत में बैठी हुई ऑडियंस को खूब एंटरटेन किया है। आपके जवाबों से ये भी मालूम होता है कि आप पॉलिटिक्स में नॉविस नहीं हैं। आपने पॉलिटिक्स अच्छे से सीखा है और बहुत जल्दी सीखा है। लेकिन जनता जो यहाँ बैठी हुई है, उन्होंने दिल्ली की ख़राब हालत को देखते हुए कई गंभीर सवाल उठाए हैं, पोल्यूशन के बारे में, गंदगी के बारे में। मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ कि हमारी सड़कें की हालत बहुत ख़राब है, थोड़ी सी बारिश होती है तो पानी जम जाता है, ट्रैफिक जैम हो जाता है। और आपने आश्वासन दिया है कि अगर बीजेपी एमसीडी की चुनाव जीतती है तो आप ये समस्याओं को समाप्त करेंगे। बिल्कुल। वो पानी जमाव छोड़ के, पानी का जमाव अभी मेरे में नहीं आता है, वो तो दिल्ली सरकार का है जज साहब। अदालत आशा करती है कि आप गाना गाते गाते आप ये आश्वासन को सीरियसली निभाएंगे और इधर उधर दोष नहीं देंगे। जैसे आपने कहा, दिल्ली देश का फेस है। हमको स्वच्छ, सुंदर, हरी भरी, वर्ल्ड क्लास शहर बनाना है। वी वॉन्ट टू बी प्राउड ऑफ आवर कैपिटल सिटी। इस उम्मीद के साथ, इस विश्वास के साथ मनोज तिवारी इसी तरह से हंसते गाते खेलते दिल्ली की जनता की समस्याओं को हल करेंगे। दिल्ली में जिस तरह की प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में जो आश्वासन उन्हें दिए हैं, इस पर आखिरी फैसला तो दिल्ली की जनता को करना है और दिल्ली की जनता के सामने ये मौका बहुत जल्द आएगा। हम आपसे इजाज़त लेंगे, अगले सप्ताह से मुलाकात होगी एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।